वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है यानी न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट होता है, न्यू पार्टनर का क्या राइट होता है, न्यू फर्म पे जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ही कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो सबसे पहले फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। हिंदी में हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन को, हिंदी में कहते हैं पुनर्गठन। फर्म का पुनर्गठन होता है। फर्म का जब पुनर्गठन होता है, किसी फर्म का पुनर्गठन होता है तो नया पुराना पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। पार्टनरशिप खत्म हो जाना मतलब हुआ फर्म खत्म होना नहीं, बल्कि पार्टनर्स के बीच, जो पुराने पार्टनर्स के बीच जो रिलेशंस थे वो रिलेशंस खत्म हो जाते हैं और रिकंस्टिट्यूशन के बाद नए रिलेशंस की शुरुआत होती है। पार्टनर्स के बीच नए रिलेशंस की शुरुआत होती है। तो अंडर सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनर्शिप एक्ट 1932 किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के लिए प्रावधान किए गए हैं। पार्टनरशिप अधिनियम 1932 के धारा 31 के अंतर्गत किसी नए पार्टनर के एडमिशन की व्यवस्था की गई है। कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री कर सकता है। इसके लिए जो प्रावधान है कि यदि पार्टनरशिप डीड इसके बारे में अलाउ करता हो, इफ देयर इज एनी प्रोविजन अंडर पार्टनरशिप डीड फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी नए पार्टनर के एडमिशन के रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कह रहा हो, साइलेंट हो। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, दैट मीन्स देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर द एडमिशन। किसी नए पार्टनर के एडमिशन के लिए सभी पार्टनर का एग्री होना जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं होता है तो नया पार्टनर एडमिशन नहीं ले सकता, न्यू पार्टनर का एंट्री नहीं हो सकता यदि कोई पार्टनरशिप डीड ना हो तो। ये ध्यान रखना है। यदि पार्टनरशिप डीड में ये प्रावधान है कि नया पार्टनर एंट्री ले सकता है तब तो ठीक है, लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तब फिर सभी पार्टनर से सहमति लेना जरूरी होगा, सभी पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अंडर सेक्शन 31 के अंतर्गत प्रावधान है, धारा 31 के अंतर्गत ये प्रावधान है। अब क्वेश्चन उठता है कि जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो एडमिशन के बाद नया पार्टनर का क्या अधिकार होता है। राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर आफ्टर एडमिशन। पहला अधिकार कि नया पार्टनर जैसे ही एडमिशन लेगा तो भविष्य के शेयर में वो अपना हिस्सा लेगा, फ्यूचर प्रॉफिट, शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। पहला राइट तो इसका यही बनता है। दूसरा राइट बनता है कि नया पार्टनर जैसे ही एडमिशन लेगा तो फर्म के एसेट्स में भी उसका हिस्सा होगा। अगर वो प्रॉफिट में हिस्सा लिया एसेट्स में भी लेगा, लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि अधिकार है तो कर्तव्य भी होगा ना, अधिकार है तो कर्तव्य भी होगा। दैट मीन्स ड्यूटी भी होगा पार्टनर का, नए पार्टनर का। आप अगर नया पार्टनर बने हो तो फिर फर्म के लायबिलिटीज के पेमेंट में भी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी आने वाले समय में। इतना ही नहीं, आप नया पार्टनर बने हो, प्रॉफिट में आप हिस्सा ले रहे हो, अगर फ्यूचर में लॉस होता है फर्म को
तो लॉस भी आपको बियर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो दो राइट्स बनता है उनका मेन। पहला, शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, दूसरा शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म, फर्म के संपत्तियों में उसका हिस्सा, नए पार्टनर का हिस्सा। अब क्वेश्चन उठता है कि जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो फर्म पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है? इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि किसी न्यू पार्टनर के एडमिशन लेने से फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, अर्थात पुराने पार्टनरशिप का अंत हो जाता है और नए पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। ये पुराने पार्टनरशिप का अंत हो जाना मतलब पार्टनर्स के बीच जो पुराना रिलेशन है, चेंज इन मतलब रिलेशन मतलब हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन, इन सब में बदलाव आता है। तो ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। पुराने पार्टनरशिप का खात्मा होने से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म हो जाता है। पुराना कैपिटल कंट्रीब्यूशन का हिसाब किताब फिर नए सिरे से तय किया जाता है। लायबिलिटीज, एसेट्स, इन सब में फर्क आ जाता है, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन करते हैं फर्म का फिर से रिवैल्यूएशन होता है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो ये सब काम करते हैं जब ओल्ड पार्टनरशिप एंड होता है और नए पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। नए रिलेशन स्टार्ट होते हैं क्योंकि नए पार्टनर भी आए। जब नए पार्टनर आएंगे तो एक नया रिलेशन, नई व्यवस्था शुरू होगी। फर्म में नए तरीके से फिर और कैपिटल लाया जाएगा या हो सकता है कुछ कैपिटल विथड्रॉल किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होगी, गुडविल का फिर से वैल्यूएशन होगा। तो ये सारी बातें होगी जब नई पार्टनरशिप एक अस्तित्व में आएगा। फिर मैंने कहा कि जैसे ही फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होगा, फर्म का पुनर्गठन होगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन किया जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? ये तय किया जाएगा कि नया पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलना है। अगर नया पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो जाहिर सी बात है पुराने पार्टनर में हो सकता है सबके प्रॉफिट शेयरिंग में कमी आ जाए, हो सकता है किसी एक के प्रॉफिट शेयरिंग में कमी आ जाए। यानी कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा या गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो डिटरमाइन करना जरूरी हो जाएगी, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें डिटरमाइन करना है। जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पता लगा लेंगे तो फिर ये पता चल जाएगा कि नए पार्टनर को फ्यूचर के से प्रॉफिट में कितना शेयर मिलना है। फिर हम आगे बात करेंगे कि जैसे ही नए पार्टनरशिप को फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, तो उस परिस्थिति में जो पुराने पार्टनर हैं, हो सकता है किसी पार्टनर के प्रॉफिट में कोई बदलाव ना आवे, हो सकता है सभी पार्टनर के प्रॉफिट में कमी आ गई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, हो सकता है पुराने पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी में कमी ना आए, किसी में कमी आ जाए, हो सकता है सभी के कंबाइंड जो पुराने पार्टनर हैं, कंबाइंड पुराने पार्टनर हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कमी आ जाए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स के कंबाइंड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कमी आएगी, क्योंकि नया पार्टनर ने जो अपना न्यू रेशियो लिया है, अपना हिस्सा लिया है प्रॉफिट का इन फ्यूचर, तो वो कहाँ से जाएगा? वो तो ओल्ड पार्टनर में से किसी ना किसी से कम होगा, या तो सब में से निकाला जाएगा या किसी एक से लिया जाएगा। यानी ओल्ड पार्टनर में से या तो सभी पार्टनर मिल के सेक्रीफाइस करेंगे या कोई खास पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे।
New profit sharing ratio is determined and new partner becomes entitled to share future profit. Next point is the combined share of old partners gets reduced. ओल्ड पार्टनर का जो सम्मिलित शेयर है वो कम हो जाएगा. अब क्वेश्चन उठता है कि नया पार्टनर ने प्रॉफिट में तो हिस्सा लिया, वो कैपिटल भी देगा. नया पार्टनर कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करेगा. वो कैपिटल देगा जो कि सारे पार्टनर्स एग्री हो गए हैं. उतना ही कैपिटल नया पार्टनर लाएगा जितने एग्रीड है सारे पार्टनर. यानी कि जो एग्रीड वैल्यू ऑफ कैपिटल है वो नया पार्टनर के द्वारा लाया जाएगा. साथ साथ नए पार्टनर को फर्म के एसेट्स में अधिकार हो जाएगा. साथ साथ नए पार्टनर को फर्म के भविष्य के जो लायबिलिटीज होंगे उसके भुगतान करने का भी ड्यूटी बन जाएगा. इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आगे डिस्कस किया कि नए पार्टनर्स के ये अधिकार होते हैं कि वो एसेट्स भी लेंगे, यानी कि फर्म के जो एसेट्स है वो उसमें उनका शेयर होगा. साथ साथ उनका एक ड्यूटी हो जाता है कि फर्म का जो भी लायबिलिटीज होगा उससे भी बियर करेंगे. आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. फर्म के पुनर्गठन से पहले यानी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म से पहले, बिफोर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि पुराने फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हम उसी को कहते हैं जो पहले से प्रॉफिट जमा करते रहे हैं. जो भी रिजर्व होगा ये भी प्रॉफिट का हिस्सा है. ये वो आइटम है जो आमतौर पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखता है. या अगर कोई लॉसेज है जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखता है पीएल अकाउंट के रूप में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में, इन तमाम आइटम्स को हम एडजस्ट करेंगे. आमतौर पे इसको जो हम एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये ओल्ड फर्म का आइटम्स है, रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज, ये सारे ओल्ड फर्म का है. तो ओल्ड फर्म में जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, यानी रिजर्व हुआ होगा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हुआ होगा, उस पर ओल्ड पार्टनर्स का ही अधिकार होता है. क्योंकि उसमें ओल्ड पार्टनर का अधिकार होता है, इसीलिए ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड लॉसेज या रिजर्व, इसे हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे. इसका भी हम जर्नल एंट्री करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम पुराने फंड का, चूंकि फंड का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, पुनर्गठन किया जा रहा है, तो पुराने फंड का हिसाब किताब लगाएंगे. पुराने फंड का जो एसेट्स होगा उन एसेट्स को रिवैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यूड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम ये पता करेंगे कि आज के तारीख में एसेट्स का क्या वैल्यू है, पहले जो वैल्यू था वो और आज के तारीख में जो वैल्यू है वो दोनों का डिफरेंस बढ़ा या घटा, एसेट्स का वैल्यूएशन करेंगे. ठीक उसी तरह से लायबिलिटीज का भी हम रीअसेसमेंट करेंगे. लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड. क्या आज के तारीख में लायबिलिटीज कितने का है, बढ़ा है या घटा है. यदि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे. अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता है वो भी ओल्ड पार्टनर ही बियर करेंगे. इससे न्यू पार्टनर का कोई लेना देना नहीं. हमें यह ध्यान रखना होगा कि रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज, रिवैल्यूएशन आइटम्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, लॉसेज, जो कुछ भी होगा इस पर सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही अधिकार होगा और ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में बांटेंगे. यदि प्रॉफिट होता है
तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बढ़ा दिया जाएगा। अगर लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को घटा दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लॉस होता है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लॉस अगर बढ़ता है तो कैपिटल घटता है, लॉस का इंपैक्ट कैपिटल पे पड़ा है। प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का इंपैक्ट भी कैपिटल पे पड़ता है, और प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल बढ़ता है, इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट किया। फिर हम नेक्स्ट काम करेंगे कि द नेट चेंज इज एडजस्टेड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट। जैसा कि मैंने किया, जो भी चेंजिंग हुआ हमने उसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में एडजस्ट। अब ये कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट कहां से आ गए? कैपिटल अकाउंट मतलब हुआ यदि कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में देंगे, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट में डालेंगे। आगे हम बात करते हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज डिटरमाइंड एंड पेड to the sacrificing partners in their sacrificing ratio by the gaining partners। फर्म का के गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है ओल्ड फर्म के रिकंस्टिट्यूशन से पहले, क्योंकि हम आप रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं, रिकंस्टिट्यूशन से पहले जो फर्म की स्थिति थी, हम ओल्ड फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करने जा रहे हैं। जब हम फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल का जो भी वैल्यू होगा उस गुडविल के वैल्यू को पहले तो हम तय करेंगे कि कितना वैल्यू हुआ, और फिर हम एक जर्नल करेंगे कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसके कैपिटल को बढ़ा देंगे, जो पार्टनर गेन किया है उसके कैपिटल को घटा देंगे। अर्थात गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आमतौर पे एडमिशन में नया पार्टनर जैसे ही आता है वो तो गेन जरूर करेगा, यानी कि वो गेनिंग पार्टनर है, और उसी के एवज में, उस गेनिंग के एवज में नया पार्टनर को गुडविल भी लाना पड़ता है। जो नया पार्टनर पुराने फर्म के प्रॉफिट में अपना शेयर लेता है, हिस्सा लेता है, उस शेयर के एवज में ही नया पार्टनर को गुडविल लाना पड़ता है, क्योंकि इतने दिन से मेहनत तो किया पुराने पार्टनर ने, और आज डे वन से ही वो फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसलिए हम सबसे पहले फर्म का गुडविल डिटरमाइन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि आज अगर कोई नया पार्टनर आता है, वो प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, तो जितना भाग हिस्सा लेगा उतने ही प्रोपोर्शन का गुडविल भी उसको अपने घर से लाना पड़ेगा। और जब वो गुडविल लाता है तो गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे दिया जाता है। तो गेन कौन करता है? आमतौर पे किसी फर्म के रिकंस्ट्रक्शन पे गेन करता है न्यू पार्टनर। हाँ, कभी कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर भी कोई गेन कर लेता है फर्म के रिकंस्ट्रक्शन पे, तो फिर उसको भी उतना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो कहने का मतलब, गुडविल को हम डिटरमाइन करते हैं, गुडविल डिटरमाइन करके हम ये तय करते हैं कि नया पार्टनर कितना शेयर ले रहा है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नया पार्टनर जो भी शेयर लेगा उस हिसाब से नए पार्टनर के भी गुडविल का हिस्सा तय किया जाता है, और जितना गुडविल का हिस्सा नए पार्टनर में का तय किया जाता है उतने से नए पार्टनर को गुडविल के लिए कैश लाना पड़ेगा। वो कैश ओल्ड पार्टनर के द्वारा, यानी कि ओल्ड पार्टनर में जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे, जिसने अपना शेयर सेक्रीफाइस करके नया पार्टनर को दिया है, उनके द्वारा ले लिया जाता है, या तो उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, दिया होगा क्वेश्चंस में दिया होगा, पार्टनरशिप डीड में प्रावधान हो सकता है, या तो उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, या हो सकता है क्वेश्चन में ये दिया हो कि वो अपने नया ओल्ड पार्टनर जो है, जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, वो नए पार्टनर के द्वारा जो दिया गया गुडविल है, जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लेता है,
वो कैश में निकाल के अपने घर ले जाता है, या तो उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर लिया जाता है या कैश में निकाल के घर ले जाया जाता है। कभी कभार से गेनिंग पार्टनर गुडविल नहीं लाता अपने घर से, गुडविल के रूप में कैश नहीं लाता अपने घर से। उस परिस्थिति में नए पार्टनर के कैपिटल में से हम उतना हिस्सा निकाल लेते हैं गुडविल के बराबर, उतने से उसके कैपिटल को डेबिट कर लेते हैं। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट मार देते हैं। दैट मीन्स गुडविल हम डिटरमाइन करते हैं। गुडविल डिटरमाइन करने के बाद जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको उसका हिस्सा, जितना से उसने सैक्रिफाइस किया है उतना हिस्सा उसको दे दिया जाता है और गेनिंग पार्टनर के हिस्से से ले लिया जाता है। आगे हम बात करेंगे एडजस्टमेंट की। जहां तक तो हम इंट्रोडक्शन दिए, अब हम बात करेंगे एडजस्टमेंट, क्या क्या एडजस्टमेंट होता है सिस्टमेटिक तरीके से, जिसपे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे फिर भी मैं एक बार इंट्रो दे दूं कि क्या क्या एडजस्टमेंट जरूरी है। पहला, जैसे ही फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है, फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो जाता है, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, ये जरूरी है। इसके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन होता है तो अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 26 इसके बारे में क्या कहता है, हम कैसे इसका एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, जैसा कि मैं अभी जस्ट बताया। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये हम सिस्टमैटिक तरीके से, हमारा ये टास्क है। जब कोई नया पार्टनर एडमिशन करेगा तो इन टास्क को हम पूरा करेंगे। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन करेंगे, फिर हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें एसेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे, लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करेंगे, फिर हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करेंगे। ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखने में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह दिखता है, लेकिन काम कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला करता है, इसको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे। ये ऐसा आइटम है जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में पाया जाता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करते समय हमें पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्रेडिट करना पड़ता है, क्योंकि इसे हमें रिटेन ऑफ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का, जिसके बारे में पीछे भी चर्चा किया है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर यदि सवाल में दिया हुआ हो तो, यदि सवाल में ये प्रावधान हो कि न्यू कैपिटल को डिटरमाइन किया जाना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, यह सवाल में दिया हुआ हो कि न्यू कैपिटल को, यानी कि फर्म का जो रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, यानी कि नया फर्म जब बना है तो उसके कैपिटल को डिटरमाइन किया जाना है नए पार्टनर के द्वारा लाए गए कैपिटल के अनुपात प्रोपोर्शन में, तो इस चीज को भी हम डिटरमाइन करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये सवाल में दिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये सवाल में दिया हुआ हो नहीं होगा तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, अगर सवाल में दिया हुआ होगा तो हम इस पर बात करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि फर्म का जब रिकंस्टिट्यूशन होता है, फर्म का जब पुनर्गठन होता है, तो पार्टनरशिप फर्म ज्यों का त्यों रहता है। पार्टनरशिप फर्म का खात्मा नहीं होता, ओल्ड पार्टनरशिप का खात्मा होता है। अर्थात पार्टनर्स के बीच जो रिलेशंस है उस रिलेशंस का खात्मा होता है और नए रिलेशंस की शुरुआत होती है। फर्म तो कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से माने एडजस्टमेंट हम कैसे कैसे करेंगे ताकि हमें क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।